नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश के सबसे लंबे आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन की, जिसको आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच जनवरी में जाड़ों की कड़ी ठंड में आंदोलन होते हुए हमने देखा लोगों को, किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में और किसानों के समर्थन में देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को उनके साथ खड़े होते देखा हमने। लेकिन सरकार और किसानों के संगठनों के बीच बातचीत जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। 11 दौर की बातचीत हुई और आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। उस बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकला और अब लगभग 6 महीने से जो पूरा मामला है वो एक तरह से जस का तस उसी स्थिति में है जैसा 26 जनवरी को जो आंदोलन का एक चरम बिंदु था, उसके बाद जो स्थितियां थी लगभग वैसी स्थितियां आज भी है। किसान अपने सवालों को लेकर खड़े हैं, किसानों के समर्थक उनके सवालों के साथ खड़े हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी है और जो समाधान का रास्ता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समिति बनाने की बात की थी, लेकिन वो भी किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। कानून को स्थगित करने के अलावा कोई बाकी ऐसा समाधान का रास्ता अभी तक निकलता नहीं दिखा है। आज इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर हम इस मुद्दे पर जो बातचीत कर रहे हैं आपकी बात कार्यक्रम में, उसमें हमारे साथ एक महाराष्ट्र के एक जाने माने अर्थशास्त्री और किसान नेता विजय जवानिया जी हैं, जो एक किसान भी हैं और एक अर्थशास्त्री भी, और किसानों के जो आंदोलन है, किसानों की जो लड़ाई है उसके सूत्रधार भी हैं। किसानों की जो अलग अलग राज्यों के किसानों की अलग अलग तरह की समस्याएं थी, उसको एकजुट करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान संगठनों को एक साथ लाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सरल प्रधान इस बातचीत में रहेंगे। तो बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले विजय जी आपसे करना चाहता हूँ, क्या वजह है कि जो बात है, जो किसानों का मुद्दा है, वो जैसा जब आंदोलन अपने चरम में था, जो मांगे उस वक्त थी, जो स्थितियां उस वक्त थी, आज भी वैसी की वैसी ही है। और आज 6 महीने बाद जब उस दिन को याद करते हुए देश भर में लोगों ने, बहुत बड़ी आबादी के हिस्से ने विरोध जताया है, काले झंडों से और तख्तियों के जरिए अपने अपने घरों से इस आंदोलन को सहयोग देने की बात कही है। आपको क्या लगता है कहाँ पर जो चीजें हैं वो अटकी कहाँ पर हैं, क्यों समाधान की दिशा में चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही? विजय जी। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अटकी है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की हुकुमशाही प्रवृत्ति में। बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी जीत पर क्यों अड़े हैं। ये 3 कानून वापस लेने की बात और एमएसपी का कानून बनाने की बात, मैं उस समय भी कहता था कि मोदी जी ने सिर्फ एमएसपी का कानून बना देना चाहिए। देखिए, अपने आप में इस 3 कानून की बात बहुत डाइल्यूट हो जाती है। 3 कानून बनाए काय के लिए? मोदी जी ने किसानों के हित के लिए बनाए ना। अब 3 कानून अगर आपने किसानों के हित के लिए बनाए हैं, तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल यहाँ पर। क्या मोदी जी को ये मालूम नहीं है कि ये 3 कानून में जो कुछ भी है, इसके सब प्रयोग मनमोहन सिंह जी के राज में हो चुके थे। एपीएमसी के बाहर, मार्केट कमेटी के बाहर व्यापारियों को खरीदने की छूट मनमोहन सिंह के राज्य में भी दे दी थी, उसको कोई कानून लाने की जरूरत नहीं थी। आपको मालूम होगा, आईटीसी नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तो सोयाबीन खरीदने के लिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आई थी। ई चौपाल उसने शुरू किया था, सब प्रकार की कृषि उपज को खरीदने के लिए आए थे। 4-5 साल खरीदी की और भाग गई। ये मालूम है मोदी जी को कि ये प्रयोग हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग पंजाब में पेप्सी कोला के माध्यम से हुआ था।
वो फेल हो गया, ये भी मोदी जी को मालूम है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अब देखिए खुद ही जीवनावश्यक वस्तु का कायदा अभी अभी 4 दिन पहले उन्होंने खुद ने उसको लागू किया है, और एक तरफ कहते कि हमने कानून बनाया कि उसको रद्द कर दिया। अभी देखिए आपको मालूम होगा तुअर की आयात, मूंग की आयात, उड़द की आयात फ्री कर दी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। और 31 अक्टूबर तक के जितना भी आयात करना है व्यापारी प्रोसेसर आयात कर सकता है, और उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया। राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे केंद्र सरकार ने कि आप स्टॉकिस्ट के पास से, व्यापारियों के पास से, प्रोसेसर के पास से, इंपोर्टर के पास से, उनके पास में कितना स्टॉक है इसकी जानकारी लीजिए। क्या मतलब है ये? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने 6 महीने से इतना कष्ट करके देश का अन्नदाता अगर बैठा है और वो ये मांग कर रहा है कि आप ये 3 कानूनों को रद्द कर दो और जीवनावश्यक और एमएसपी का कानून बना दो, और हम बैठते हैं बाद में आपको ये 3 कानूनों में लाना है ना, तो हम कैसे लाना है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे ना। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कही, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दिया है, और वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में पड़ा है। उसमें क्या है ये तो बताए वो देश को, इन नेताओं को नहीं बताए, पर देश के किसानों को, देश की जनता को तो बताए ना। पर मुझे सिर्फ आपके इस सवाल का जवाब यही है कि ये मोदी जी की जो हुकुमशाही प्रवृत्ति है, और मैं जो करता हूं वो सब सही करता हूं, ये गुजरात से उनके मुख्यमंत्री के काल से हम देखते आ रहे हैं। मैं तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी, और वो सबूत है मेरे पास में कि ये व्यक्ति कोई किसानों के हितों का हो नहीं सकता, और मैं वो सबूत बताने सबको बता रहा हूं मैं, और बड़ी नम्रता से मैं कह रहा हूं कि मोदी जी आप इस तरह से मत बर्ताव कीजिए, और देश के किसानों की इज्जत आप करोगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो आपने जो आपका जो कहना है, मानना है कि सारा अगर ये विवाद है तो वो सिर्फ मोदी जी के हाथ में इसका समाधान है, लेकिन फिर भी कोई और तरीका है कि आखिर मोदी जी को कैसे मनाया जाए, कैसे, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा था कि किसानों से हमारी बातचीत सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद कई किसान नेताओं ने वो नंबर भी जानना चाहा था कि जिस नंबर पे ये फोन कॉल की जा सकती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो आखिर क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि अनिश्चितकालीन आंदोलन तो किसानों के भी हित में नहीं है और देश के भी हित में नहीं है, लेकिन उनकी समस्या किसानों की जितनी जायज है उसको लेते देखते हुए क्या अगले वर्ष जो लोकसभा के जब चुनाव का वक्त आएगा उसके पहले क्या इस समस्या को कोई राजनीतिक तौर पर इसके समाधान का कोई रास्ता आपको दिखता है, या उससे पहले कोई और रास्ता हो सकता है? देखिए मोदी जी को इस बार गेहूं की विक्रमी खरीदी करनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये सूर्य प्रकाश इतनी स्पष्ट बात है कि अगर ये आंदोलन नहीं चलता और मोदी जी के 3 कानून लागू हो जाते तो पंजाब के किसानों को गेहूं का 1200-1300 रुपए भी क्विंटल दाम नहीं मिलता, जो मोदी जी के व्यापारी बाजार में आ जाते खरीदने के लिए। तो और मैं ये इस जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने खुद ने महाराष्ट्र में गेहूं पैदा किया मेरे खेत में, और मुझे 1600-1700 रुपए से ज्यादा दाम मार्केट कमेटी में मिल नहीं रहे हैं, और कोई भी व्यापारी नहीं आ रहा है। जो मोदी जी कहते हैं कि व्यापारी आएंगे वो आपसे खरीदेंगे, कोई भी व्यापारी ज्यादा दाम से खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? इसके लिए मोदी जी की जो नीतियां हैं, 5 किलो अनाज मुफ्त देना, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज देना, इसका विरोध नहीं है। गरीब को अनाज सस्ता मिलना ही चाहिए। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2006 में मेरे गांव में आए थे, वो 30 जून 2006 को, तब उनके सामने भी ये बात कही थी कि गरीब को अनाज सस्ता मिलना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि अनाज पैदा करने वाले ने गरीब क्यों रहना चाहिए? इसका जवाब मैंने मनमोहन सिंह जी से भी पूछा था, और वो मोदी जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ। आपने ये सब किया, ठीक है, जब आप सस्ता अनाज दे रहे हो, फुकट अनाज दे रहे हो, तो फिर देश के पूरे अन्न उत्पादक किसानों का अनाज
ये एमएसपी से कम दाम में कहीं पे भी बिका नहीं जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? आप राज्यों को दोष देंगे, राज्य आपको दोष देगा, और किसान ने जाना किसके पास में? तो मुझे क्या लग रहा है कि मोदी जी को ये साफ हो गया है कि बाजार में व्यापारी आने के बाद में, ज्यादा व्यापारी आने के बाद में भी दाम मिल नहीं सकते, क्योंकि अब ये ग्लोबल मार्केट हो गया है, डब्ल्यूटीओ के अंदर सब आ गया है। हम विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं, हम खुलीकरण की बात कर रहे हैं, मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं। और आज देखिए, मैं तो बिल्कुल अभी यहाँ पे आपके माध्यम से कह देता हूं कि मोदी जी भाग्यवान है, इसलिए कपास में तेजी आ गई, इसलिए सोयाबीन में तेजी आ गई, दालों में तेजी आ गई, और इसलिए किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने लग गए। ये दुनिया के तेजी के कारण है और रुपए के अवमूल्यन के कारण है। ये मोदी जी के 3 कानून के कारण नहीं हुए हैं। अगर ये मोदी जी के 3 कानून के कारण होते तो फिर गेहूं को दाम क्यों नहीं मिलता? आज मकई को आज भी एमएसपी नहीं मिल रही है। और देखिए, अभी दालों के दाम सिर्फ 10% तुअर के दाम मार्केट में बढ़े तो इन्होंने दालों की आयात की परमिशन दे दी। अब मुझे बताइए, मोदी जी एक तरफ किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रद्द करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि व्यापारी आएंगे, स्टॉकिस्ट आएंगे, वो बहुत खरीदी करेंगे, बहुत स्टॉक करेंगे, और 10% दाम बढ़ने के बाद में आप अगर इंपोर्ट का खुला लाइसेंस दे रहे हो तो फिर ये कानूनों का मतलब क्या है? तो मोदी जी, दुनिया में, मैं आपके माध्यम से फिर मोदी जी को सवाल पूछता हूं और सब जनता को पूछता हूं, सब बुद्धिजीवियों को पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए कि जहां पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है और किसानों के सवाल हल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी की जिद जो है ये साफ हो गई है कि इन 3 कानूनों से किसानों का भला होने वाला नहीं है। एमएसपी का संरक्षण अब बहुत जरूरी है किसानों के लिए, और इसलिए किसान उसका आग्रह कर रहा है। इन तीनों कानूनों में एमएसपी के संरक्षण की बात कही रहती तो मुझे नहीं लगता कि यह आंदोलन हुआ रहता। एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगा यमनयादि कि ये जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, सरकार बार बार पिछले साल भर से कहती रही है कि साहब एमएसपी पे तो हम तैयार हैं। तो ये क्या अंतर है इसमें? जो एमएसपी आप मांग रहे हैं एक कानून की शक्ल में शायद मांग रहे हैं, और ये जो देना चाह रहे हैं ये सिर्फ एक चिट्ठी देना चाह रहे हैं। तो क्या दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से किसान? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये कहता हूं कि एमएसपी ये कभी भी लाभप्रद दाम नहीं माना गया था। एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कही गई थी। ये 1965 में लाल बहादुर शास्त्री और सी सुब्रमण्यम के माध्यम से ये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। एमएसपी को कभी भी लाभप्रद नहीं माना गया था। पंजाब के किसान भी, अगर आपको याद होगा, तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी आंदोलन करते थे, तो वो ये मांग करते थे कि हमारा गेहूं देश में कहीं पे भी जाने दो, जोनबंदी वगैरह कुछ मत रखो, बंबई हमारा गेहूं फ्रीली जाना चाहिए। दूसरी वो मांग करते थे कि इंपोर्ट मत करो, आप गेहूं को आयात मत करो, और आयात किए हुआ गेहूं सब्सिडाइज करके मत बेचो, ये मांगे होती थी। आज किसान को एमएसपी की मांग करनी पड़ रही है क्योंकि मार्केट में वही दाम नहीं मिल रहे हैं। आपको एक और याद दिला देता हूं, शायद आपको याद होगा कि जब अनाज की कमी थी इस देश में, तब रेशन के दुकान के लिए सरकार अनाज खरीदी करती थी, प्रोक्योर करती थी, तो उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट प्राइस घोषित होती थी, और ये प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से ज्यादा होती थी और मार्केट प्राइस से कम होती थी। अब प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात ही नहीं आ रही है, और जो एमएसपी रेम्यूनरेटिव नहीं है उसके लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। मैंने तो शुरू से ये कहा हूं कि मोदी जी ने ये 3 कानून जो लाए हैं ना, ये एक झुंझुना किसानों के हाथ में दे दिया है कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, सब खुला कर रहे हैं आपके लिए। पर मोदी जी किसानों को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। मोदी जी खुद एमएसपी की जिम्मेदारी से स्वतंत्र होना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, जो उन्होंने 2014 के भाषणों में, हम आपको स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक
पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, ये जो आश्वासन दिया था, इससे वो भाग जाना चाहते हैं। इसलिए ये 3 कानूनों का झुंझुना उन्होंने लाया है, इसको हमको समझना होगा। तो जब ये जो मैं पूछ रहा था कि ये जो कहते हैं मोदी जी और उनकी सरकार कि हम तो एमएसपी देने को तैयार हैं, वो क्या है, वो किस प्रकार, क्या कुछ अंतर है जो आप एमएसपी मांग रहे हैं और जो वो जिस प्रकार से वो देना चाहते हैं, कुछ इसमें भी खेल है क्या? देखिए ना, खेल है ना, मैंने आपको कहा ना, अभी मकई को एमएसपी नहीं मिल रही है। अब देखिए जब देना चाह रहे हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं, जिसको वो एमएसपी कह रहे हैं, वो क्या है? नहीं, वो जो दाम उन्होंने घोषित किया है, अभी तो देखिए इस पे एक बहस तो यह है कि इन्होंने एक जो बदमाशी की है कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू कर रहे हैं, कह रहे हैं ये, और स्वामीनाथन आयोग के तो वो लागू किया नहीं इन्होंने C2 प्लस 50% नहीं दिया है, इन्होंने A2FL पर 50% दिया है, पर वो A2FL पर जो 50% दिया है वो भी मार्केट में नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति है आज। और किसान ये कह रहा है कि आप जो भी एमएसपी डिक्लेयर करते हो उसको लीगल बाइंडिंग दो, वो स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है। अच्छा एमएसपी को कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, वो ये रिकमेंडेशन है सिर्फ। आज मैंने कहा ना कि आज भी कल ही मैंने कलेक्टर को वर्धा के हमारे कुछ किसानों को निवेदन देने लगाया वर्धा में, क्योंकि इन्होंने दालों की आयात की घोषणा की है, बराबर चने के दाम बाजार में गिर गए, वो एमएसपी से नीचे आ गए। 4500 रुपए में चना अब नहीं बिक रहा है मार्केट में, 5100 रुपए उसकी एमएसपी है। तो कल ही हमारे कुछ किसानों ने कलेक्टर को निवेदन दिया, बीच में चने के दाम 5100 के ऊपर हो गए थे, तो किसान बाहर बेच रहा था और सरकार के खरीदी का दरवाजा बंद हो गया था। अब महाराष्ट्र ने 24 जून तक के खरीदी के नए ऑर्डर निकाले हैं, पर सेंटर नहीं खोल के रखते हैं, किसानों का दबाव चाहिए उनको। अब यहाँ कैसा है, यहाँ रबी की फसल 10% किसानों के पास में होती है, जिसके पास में पानी है उसके पास में, तो वो टाला टाल कर देते हैं। पर कल हमारे इस दबाव से कम उन्होंने आज प्रेस नोट निकाली कि 24 जून तक के हमारा खरीदी केंद्र शुरू रहेगा। अब मुझे बताइए कि एमएसपी अगर कानून हो जाए तो किसान को इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कहीं मांग नहीं करनी पड़ेगी, उसका माल जब भी आएगा बाजार में तो जो भी खरीदेगा उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। ये वो फर्क है, और ये उससे भाग जाना चाहते हैं, उसको स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं देना चाहते हैं। तो स्टैट्यूटरी बाइंडिंग होने पे क्या केंद्रीय सरकार करेगी, उसमें प्रदेश सरकारों का कोई रोल नहीं रहेगा? नहीं, प्रदेश सरकार का रोल अगर रखना है तो देखिए सबसे पहले तो कैसा है कि हमारे देश में खेती ये राज्य का विषय है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। पर विचित्रता देखो कैसी है, सब महत्वपूर्ण निर्णय ये केंद्र के अधिकार में है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी इसके पे बात नहीं करती है। फसलों के दाम तय करने का अधिकार केंद्र को है, कृषि मूल्य आयोग, पूछा आपसे, हाँ जी है ना, मनी सप्लाई, फिस्कल मैनेजमेंट, नोट छापने का अधिकार केंद्र के पास में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब WTO, ये सब केंद्र के हाथ में, राज्य के हाथ में क्या है। और विचित्रता देखो कैसी है, मजदूर की मजदूरी तय करने का अधिकार राज्यों को है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट तय करने का अधिकार राज्यों को है, कैनल इरिगेशन के रेट तय करने का अधिकार राज्यों को है, और फसलों के दाम तय करने का अधिकार केंद्र को है। ये विचित्रता है कि नहीं? अब अगर केंद्र फसलों के दाम तय करता है तो फिर एमएसपी की जिम्मेदारी ये केंद्र की होनी चाहिए। फिर लगे तो आप राज्य और केंद्र आपस में बैठ के बात कर लो कि उसमें जो कुछ भी घाटा होगा वो आधा आधा सहन करेंगे, या जो कुछ भी आपको तय करना है कर लो, पर किसान को क्यों मारते हो, यह हमारा सवाल है। जो आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लाल बहादुर शास्त्री और सी सुब्रमण्यम जी ने ये इसलिए घोषित की थी कि आपको याद होगा कि उस समय हमारे देश में शॉर्टेज था, अमेरिका के PL 480 पे जिंदा रहते थे। जी। किसानों को उत्पादन बढ़ाने को कहने के लिए सरकार ने हरित क्रांति लाई,
और सुब्रमण्यम जी ये उद्योग मंत्री रहे हुए थे, तो उनको मालूम है कॉस्टिंग का क्या महत्व है। उनके दिमाग में यह आया कि हम किसानों को उत्पादन बढ़ाने को कहेंगे, किसान उत्पादन बढ़ाएगा और वो सब उत्पादन एक साथ में बाजार में आएगा तो दाम गिर जाएंगे, क्योंकि उस समय तो क्रय शक्ति भी नहीं थी ना। हाँ, बिल्कुल। किसान दाम गिर जाएंगे तो किसान की उत्पादन बढ़ाने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी, वो उस प्रोसेस में नहीं रहेगा। तो उसको उत्पादन बढ़ाने के प्रोसेस में रखने के लिए ये गारंटी देनी चाहिए कि भैया तू कितना भी पैदा कर, हम कम से कम इस दाम से तो तेरा खरीदी करेंगे। इसके लिए एमएसपी लाई थी। और आज दुनिया के बाजार में जो मंदी है वो सब्सिडी के कारण मंदी है, अमेरिका और यूरोप के किसानों के। पर हम हमारे देश के किसानों की सब्सिडी बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इसी बार अभी जो इन्होंने खाद के दाम पे सब्सिडी बढ़ाई, कितना ढोल पीट रही है मोदी सरकार की कि मोदी जी ने 140% सब्सिडी बढ़ा दी, 500 रुपए की 1200 रुपए सब्सिडी कर दी। और डीएपी अब किसानों को 2400 के बजाय 1900 के बजाय 1200 में मिलेगा। 500 रुपए की सब्सिडी 1200 रुपए कर दी, 15,000 14,000 करोड़ रुपए दे दिए। कितना ढोल पीट रहे। अरे भैया ये आपने किसानों के लिए नहीं किया है। किसानों को अगर 1900 रुपए में बैग लेनी पड़ती तो कृषि मूल्य आयोग को उत्पादन खर्च में उसको हिसाब में लेकर उतने सपोर्ट प्राइस बढ़ानी पड़ती, और वो बढ़ी हुई सपोर्ट प्राइस मार्केट में नहीं मिलती तो सरकार की देने की जिम्मेदारी थी। इसलिए किसान ये एमएसपी का आग्रह कर रहे हैं कि हाई कॉस्ट इकोनॉमी में हमारी कॉस्ट बढ़ते जाती है पर मार्केट में दाम बढ़ने नहीं दिए जाते हैं। देखिए आज भी आपने अगर पढ़ा होगा तो खाने के तेल के बारे में चर्चा ऐसी है कि 11 साल में कितने दाम बढ़ गए हैं। 11 साल से विक्रमी दाम आज इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पे ये खबर है कि 11 साल में जितनी तेल के दाम नहीं बढ़े थे उतना दाम इस साल हो गया है। अरे भैया 11 साल पहले रुपए की क्रय शक्ति क्या थी, अगर उसका विचार करें बिल्कुल तो आज ये तो बात घुमाने के लिए है। अच्छा एक चीज ये बताइए, जब ये जो बड़ी चर्चा है और आप लोगों के आंदोलनकारी किसानों ने भी इस बात को बार बार दोहराया कि ये सारा खेल जो कर रही है केंद्रीय सरकार, वो कुछ खास उद्योगपतियों को नाम लेकर के कहते हैं, अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और किसानों का नुकसान करने के लिए। इसमें कहां तक तथ्य है, या क्या खाली एक वो है आरोप है, या इसमें कुछ तथ्य भी है? नहीं देखिए तथ्य, आज आप देखिए खाने के तेल में सबसे बड़ी मोनोपोली अगर किसी की है तो वो अडानी की है। कितने लोगों को ये मालूम है? फॉर्च्यून तेल जो है वो पूरा अडानी का है, और पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर ये अडानी है। आज अडानी जी के कारण हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी तय हो रही है। बीच में आपको याद होगा पाम ऑयल के बारे में एक चीज ये भी कही जाती है, माफ करिएगा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, कि पाम ऑयल बड़ा नुकसानदेह कहते हैं कि दूसरे देशों में पाम ऑयल खाया नहीं जाता जो यहाँ पर बेचा जा रहा है देश भारत में। बिल्कुल सही बात आपने कही, पर हम पाम ऑयल ही खा रहे हैं। कितने लोगों को ये मालूम है कि हम जो मूंगफली का तेल खरीदी करते हैं उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है। आपको रामदेव बाबा जी के विज्ञापन आपने सुना होगा। रामदेव बाबा जी विज्ञापन, उनका जो पतंजलि का विज्ञापन सरसों के तेल का करते खुद, तब वो बोलते हैं कि पतंजलि का सरसों का तेल शुद्ध है, बाकी के सब तेलों में पाम ऑयल मिला हुआ है। मैं तो रामदेव बाबा जी को धन्यवाद देता हूं कि ये मोदी जी का एक आदमी कम से कम मोदी जी के नाक के नीचे तो कहता है टीवी पर, मोदी मीडिया पर अपने दुकान चलानी है इसलिए कहता होगा शायद। कहता है, पर इतने तो कहता है कि मोदी जी आपके नाक के नीचे मिलावट हो रही है। तो भाई साहब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। पाम ऑयल यूरोप में तो फर्नेस ऑयल करके इस्तेमाल होता है, वो ठंडी के दिनों में अपने घर गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कितने लोगों को ये मालूम है कि पाम ऑयल के दाम का संबंध क्रूड ऑयल के साथ में है, पेट्रोल डीजल के दाम के साथ में है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं दुनिया के बाजार में, वैसे वैसे पाम ऑयल के दाम बढ़ते हैं, और जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं पाम ऑयल के दाम कम होते हैं। आपको याद होगा $150 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम हो गया था
वाजपेयी के कार्यकाल में एक बार, उस समय $1400 प्रति टन पाम ऑयल का दाम हो गया था और पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी थी। कांग्रेस ने उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई। क्या इसके पीछे ये कारण है कि पाम ऑयल को विदेशों में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं समझा जाता है? क्या ये कारण है इसके पीछे? बहुत कम इस्तेमाल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। भारत में भी आप और हम पाम ऑयल करके खरीदने के लिए जाते हैं क्या बाजार में कभी? और हम जो मूंगफली का तेल खरीदते हैं या जो सरसों का तेल खरीदते हैं, जो तिल का तेल खरीदते हैं, जो करडी हमारे यहाँ बोलते हैं सनफ्लावर, वो खरीदते हैं, हम जो भी हमारे देशी बीजों का ऑयल सीड का तेल खरीदते हैं उसमें सब में पाम ऑयल मिला हुआ है साहब। और ये तो डॉक्टर कुरियन के जमाने से है। ये आपको अगर याद होगा कि डॉक्टर कुरियन ने धारा नाम का ब्रांड शुरू किया था और उसमें वो एक वेजिटेबल ऑयल मार्केट करते थे, उस समय से है ये। लेकिन ये किस तरीके से, ये जो आप लोगों का आरोप है कि ये केवल ये 2 बड़े उद्योगपतियों को भला करने के लिए ये 3 कानून है, इसके ऊपर जरा प्रकाश डालेंगे? देखिए साहब, ये मोदी जी कृषि उपज खरीदने की सब जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये बड़े बड़े उद्योगपति मार्केट में आएंगे, इनको हम खुला कर देंगे तो ये बड़ा सब खरीदी करेंगे माल, और ये खरीदी करेंगे ना ये, पर ये जब खरीदी करेंगे तो ये दुनिया का बाजार तो देखेंगे ना, और दुनिया के बाजार में अगर दाम नहीं है तो ये यहाँ पे दाम कैसे देंगे? अगर इनको दुनिया के बाजार में बेचना है तो ये कैसा यहाँ पे ज्यादा दाम देंगे किसानों को? तो पाम ऑयल अगर दुनिया के बाजार में दाम गिर गया, आज भी पाम ऑयल दुनिया के बाजार में सस्ता है, हमारे यहाँ थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी है पाम ऑयल पे करके तो उतना बढ़ा हुआ है वो, पर ये जो है ये दुनिया के बाजार में बाजार व्यवस्था में किसान का भला हुआ है। ऐसा एक देश तो मोदी जी बता देवे हमको कि जहां का किसान सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पे जिंदा है। मुझे एक देश का नाम बता देवे। अमेरिका में वॉलमार्ट है, अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, अमेरिका में प्रोसेसिंग की सब चीजें हैं, पर फिर भी अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों है? बिना सब्सिडी के अमेरिका का 10,000 एकड़ का भी किसान क्यों नहीं दुनिया में स्पर्धा कर सकता है? इसका जवाब हमको नहीं दिया जाता है। हमको यही है हमारे देश में कि हमारे देश में किसानों के हितों की बात ही नहीं होती है। छोटा किसान, बड़ा किसान, मोदी जी ने तो छोटा किसान बड़ा किसान का ऐसा झगड़ा लगा दिया है। चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का रसायन बिल्कुल सही है, पर खेती के सवाल को हल करने के लिए मोदी जी का रसायन ये घातक है। मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, पर मोदी जी ये भूल रहे हैं कि ये प्रयोग भी कांग्रेस के जमाने में किया गया था, और जिसको मोदी जी आज डॉक्टर हक अब नहीं जिंदा रहे, वो चले गए, पर वो नीति आयोग में उन्होंने रिपोर्ट दी है जमीन किराए से देने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड किराए से देने की एक कानून बनाया गया है नीति आयोग में, और वो राज्यों को भेज दिया गया है। अब इसके माध्यम से आगे चलकर जो किसान 2-2, 4-4 एकड़ के हो गए हैं, वो खेती करना नहीं चाहते, वो दूसरे धंधे में जाना चाहते, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। 2-4 एकड़ में तो अपनी फैमिली को चला नहीं सकते वो किराए से खेती दे देंगे तो ये ठेके से लेने के लिए आएंगे जो किराए से, ये ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति ही आएंगे। प्लानिंग यही है कि 5-5 हजार एकड़ के खेत इकट्ठा किए जाए किराए पर लेकर, और वो मशीन से किए जाए। वो कौन करेगा? वो कारपोरेट फार्मिंग कौन करेगा? तो धीरे धीरे हमारे देश में उन किसानों को मजदूर बनाने के लिए ही सब चल रहा है, और ये धोखा पंजाब के किसानों ने समझ लिया है, इसलिए वो इतने जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पेप्सी कोला के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो तकलीफ है वो भी सही है कि उनको आलू पैदा करने के लिए कहा, पर आलू की क्वालिटी ठीक नहीं करके हाथ ऊपर कर दिए। टमाटो पैदा करने के लिए कहा, टमाटो की क्वालिटी ठीक नहीं करके हाथ ऊपर कर दिए। बासमती चावल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया और कह दिया कि आपके बासमती धान में टूट ज्यादा हो रही है, ब्रोकन राइस ज्यादा हो रहा है, और इसलिए हम आपको दाम नहीं दे सकते। हाथ ऊपर कर दिए। किसान के समझ में आ गया
कि इसमें तो कुछ भी भला नहीं है, अपना अपना वो गेहूं और धान पैदा करना ही ज्यादा अच्छा है, जिसको कि एमएसपी की सुरक्षा है, इसलिए किसान उधर चले गया। अभी भी पंजाब का किसान कहता है कि आप 23 फसलों के एमएसपी घोषित करते हो, 23 फसलों के एमएसपी की गारंटी दे दो, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। क्यों नहीं करते ये फिर? और पंजाब के किसान को क्यों दोष देते हैं कि वो गेहूं चावल ही करता है करके? विजय जी, सवाल फिर वही है कि ये जो समस्या है इसके समाधान का रास्ता, क्या कोई रास्ता आपको दिखता है? कोई किसी तरह की कोई संभावना है कि ये डेडलॉक टूटे? और अभी जैसे कुछ किसान संगठनों ने अभी इसी 21 मई को सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे इस समस्या का समाधान हो? क्योंकि समस्या है, इसको न मानने की कोई वजह नहीं है। सरकार के जो तौर तरीके हैं उसमें जो 3 कानून सरकार लेके आई है उसमें बहुत सारे पैंच हैं, उसमें बहुत सारे एक तरह से किसान को फंसाने की बात है। इस बात से भी किसी को इनकार नहीं, लेकिन फिर सवाल वही है कि इसका कोई समाधान का कोई रास्ता आपको दिखता है? नहीं, देखिए, समाधान का रास्ता ये सरकार की इच्छा शक्ति पर ही है, पॉलिटिकल विल पर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इस बात को अब स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको एक शक्कर का उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि यूपी में इसकी बहुत बहस होती है। अभी देखिए, इस साल ब्राजील में कम बारिश हुई तो दुनिया के बाजार में शक्कर के दाम बढ़ गए। 22 रुपए किलो की शक्कर आज दुनिया के बाजार में 32 रुपए किलो हो गई है। अब ये ब्राजील में दाम गिरने के कारण हम अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये क्या मोदी जी को मालूम नहीं है क्या? परंतु हम इस बात को समझकर भी हम किसान, भारत के किसानों के साथ में खड़ा होना नहीं चाहते। हम सरकार की तिजोरी किसानों के लिए नहीं खोलना चाहते हैं। हम सरकार की तिजोरी उद्योगपतियों के लिए खोल देंगे। मेरी मोदी जी से विनती है कि सही में आपको अगर अमर होना है तो ये 20,000 करोड़ का महल बना के दिल्ली में आप अमर नहीं होंगे। आप इस देश के किसानों को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली अर्थव्यवस्था लागू कीजिए, आप पूरे दुनिया में अमर हो जाओगे। मैं आपको एक सादी बात बताता हूं। हम महंगाई करके बात करते हैं। आज 180 रुपए किलो खाने का तेल हो गया, 40 रुपए किलो शक्कर हो गई। हम सब महंगाई करके कहते हैं। क्या खेत मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़नी चाहिए क्या? आज मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए ना कि मोदी जी ने खुद ने कोरोना के पार्श्वभूमि पर 182 रुपए रोज जो था मनरेगा में, उसको 202 ही किया, 20 रुपए ही बढ़ाया सिर्फ। क्या ये उचित है? आपने 7वां वेतन आयोग लगाया मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री करके 6वां वेतन आयोग का विरोध किया था। मेरे कोई वेतन आयोग का मुझे विरोध नहीं है, पर अगर आप 6वें वेतन आयोग का 250 रुपए का रोज 7वें वेतन आयोग में 600 रुपए कर सकते हो, तो फिर उस तुलना में खेत मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए इस देश में? और वो मजदूरी अगर बढ़ेगी तो फिर उसका लागत में कृषि उपज के हिसाब लगाकर कृषि नहीं बढ़नी चाहिए। और वो मार्केट इकोनॉमी में तो मिले नहीं, क्योंकि दुनिया का वर्ग हमारे हाथ में नहीं रहा है, वहां सब्सिडी है। तो फिर पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को कितना बढ़ाकर देना पड़ेगा, या बाजार में जो दाम मिलेगा और जो एमएसपी डिक्लेयर होगी उसमें का फर्क कैसा दिया जाएगा? ये सवाल गैर लागू है क्या? सबका साथ सबका विकास आप जब कहते हो और जो कांग्रेस ने 70 साल गलत किया ये आपका कहना है, तो आप तो उसके अलावा और दूसरा कर क्या रहे हो? फिर उसको दुरुस्त कीजिए ना। 202 रुपए ही मनरेगा की मजदूरी आज के जमाने में क्यों? और मैं आपको बहुत सीधा बात कहता हूं, देखिए, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं मोदी जी से ही पूछता हूं कि जो 2026 में इस देश में 8वां वेतन आयोग आने वाला है, कितने लोग इसका सोच रहे हैं 8वें वेतन आयोग का?
और जब 8वां वेतन आयोग आएगा 2026 में, तब चपरासी का तनख्वाह, चतुर्थ श्रेणी कामगार की तनख्वाह ये 45,000 रुपये महीना रहने वाली है। विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस बातचीत में दी और ये बात बहुत साफ तरह से हमारे दर्शकों के सामने रखी कि किस तरह से ये जो प्रस्तावित जो कानून सरकार लाई है ये किसानों के हित में कम और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन रास्ता समाधान का ढूंढना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के लिए भी, शायद लोकतंत्र की सेहत के लिए भी ये जरूरी है। और जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों ने आज के जो आंदोलन है, आज का जो विरोध प्रदर्शन है, उसको अपना समर्थन दिया है, उससे ये दिखता है कि ये मामला अब कम से कम जो राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, उस पर भी कहीं न कहीं इसका असर साफ दिख रहा है। और अगर हम हरियाणा, पंजाब के जो पंचायत के चुनाव रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो पंचायत के चुनाव रहे हैं, उनके नतीजों को देखें तो बहुत साफ दिखता है कि पंचायत के नतीजों ने जो किसानों के सवाल को प्रमुखता दी है और जिन दलों ने किसानों के साथ हामी भरी थी, किसानों का साथ दिया था, उनके पक्ष में पंचायत चुनाव ज़्यादा जाते दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल जैसे एक तरह से बिल्कुल ही राजनीति में विलुप्त होते जा रहे राजनीतिक दल को नई ताकत मिली है। तो लेकिन सवाल फिर वही है कि सरकार को अपने राजनीतिक लाभों को छोड़कर देश की जनता और देश के जो सबसे बड़ा समूह है यानी कि किसान और देश के गांव, उनके हित की, वास्तविक हित की बात सोचनी चाहिए। विजय जी, आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ। जी जी, आपने जो बात कही है उसको मैं चौधरी चरण सिंह जी की एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ अंत में, कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों का राजनीतिक प्रबोधन करते समय कहते थे कि एक किसान, तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर दिल्ली पर रख। तू खेत में कितना भी पैदा कर, पर दिल्ली में बैठकर अगर एक निर्णय हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या क्रेडिट स्क्वीज का, पैसे कम देने का, तो तू मर गया। आज चौधरी चरण सिंह जी अगर जिंदा होते तो वो किसानों को कहते कि ये किसान, तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी जिनेवा पर रख। वाशिंगटन और जिनेवा पर नजर रखकर ही इस देश के किसान को इंसान जैसी जिंदगी जीने की राजनीति, अर्थनीति इस देश में होनी चाहिए। ये इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने सवाल को और व्यापक वो दे दिया। जो अभी किसान चौधरी चरण सिंह के जो आपने जो बात कही उसको शायद अमल में रखते हुए नजर दिल्ली पर तो किसान ने अपनी गड़ा दी थी, दिल्ली के दरवाजों तक किसान ने अपनी दस्तक दे दी थी। लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि नज़र जो है वो अमेरिका और विश्व व्यापार संगठन तक भी रखनी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत का किसान आंदोलन और मजबूत होगा और वैश्विक फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जो भारत के लोकतंत्र की सेहत के लिए भी बहुत कल्याणकारी बात होगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ विजय जी आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, और आपकी बात को हम यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपने सहयोग और अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।